तो स्टार्ट करते हैं गांधी जी की बुक का चौथा भाग। गांधी जी की बुक के चौथे भाग की ओर हम चलते हैं। जब गांधी जी का अफ्रीका के लिए बुलावा आ जाता है, अब कहते हैं किया कराया चौपट गांधी जी लिखते हैं, तो क्या होता है उसी समय एक होते हैं मिस्टर चेम्बरलेन, दक्षिण अफ्रीका से उस समय कोई केस चल रहा होता है, उसके लिए दक्षिण अफ्रीका से वो 3 करोड़ पाउंड का टैक्स लेने आते हैं। लेकिन ये होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस समय दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन होता है। सो गांधी जी कहते हैं कि ये कुछ नहीं हो पाता, करा कराया उनका सब कोई कुछ नहीं मिलता, उनको सब चौपट हो जाता है। उसी समय लिखते हैं कि एक और समस्या आ गई भारतीयों के लिए, यानी जितने भी अश्वेत थे उनके लिए एक समस्या आ जाती है दक्षिण अफ्रीका में। क्या होता है उस समय दक्षिण अफ्रीका में ये नियम लगा दिया जाता है कि जितने भी अश्वेत लोग हैं वो रोड पर चलने के लिए या रात में निकलने के लिए एक परवाना लें, और परवाना गोरे लोगों को कहा जाता था। यानी जब तक कोई अश्वेत या भारतीय या काला व्यक्ति किसी अंग्रेज को साथ न ले ले वो रोडों पर ना चल सकता था। ये समस्या आ गई थी। गांधी जी को भी इसका सामना करना पड़ा। गांधी जी विरोध में थे। गांधी जी के पास परवाना तो पहले से था भाई, इतने बड़े नेता थे, कई अंग्रेज साथ भी रहते थे, कई विरोध में रहते थे, कई को पसंद करते थे, कई नापसंद करते थे। जैसे यहाँ भी होता है, कुछ लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, वैसे भी वहाँ भी था। तो गांधी जी को ये बड़ी समस्या लगी। दूसरा बात कहते हैं नवाब शाही वहाँ के जो थे, गांधी जी जोहिनबर्ग में बिना परवाने के जब प्रवेश कर जाते हैं, थोड़ा सा काम रहता है इसलिए जाते हैं, तो वहाँ के जो अधिकारी रहते हैं सारे के सारे नए रहते हैं, जिनकी गांधी जी से मेल भेंट हो चुकी होती है, वो सारे रिटायर हो जाते हैं शायद। तो गांधी जी को रोक लेते हैं। गांधी जी को जेल भी हो सकती थी, लेकिन गांधी जी को पकड़ लेते हैं। और जब उच्च अधिकारी आते हैं वो समझते हैं कि यार ये तो नेता है, इनको छोड़ दो, और नहीं तो वही जल जला ये तैयार कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। सो गांधी जी को वहाँ छोड़ दिया जाता है। लेकिन गांधी जी को बहुत दुख होता है कि यार मेरी इतनी जाँच हुई, मैं इतना बड़ा नेता हूँ। मान लो आप छात्र संघ के नेता हों या कोई बड़े नेता हों, आपको किसी हवाई अड्डे या कहीं पर आजकल रोक लिया जाए, कोई साधारण पुलिस वाला आपको रोक ले तो आपको बेइज्जती महसूस होगी। उसी प्रकार गांधी जी को भी बड़ा अजीब सा फील हुआ था कि यार इतना बड़ा नेता बन गया, अब भी रोक लेते हैं। दूसरा करवा घूट। इतना सब होने के बाद गांधी जी को आई और कईयों जगह पर रोका जाता है। लेकिन जब पता चलता है तो गांधी जी को वो क्या करते हैं, जब पता चलता है कि इतने बड़े नेता हैं तो उनको गंतव्य तक गांधी जी को पुलिस वाले ही छोड़ने जाते हैं। गांधी जी का ये पावर अप बन चुका था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और माफ़ी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं। अब गांधी जी कहते हैं त्यागव्रती। जब गांधी जी दफ्तर खोलते हैं मुंबई में, गांधी जी की यहाँ पर चौथे भाग में कहानी थोड़ी सी मिक्स है। कहीं पे गांधी जी को जब अफ्रीका का याद आता है तो अफ्रीका के लिखते हैं, मुंबई का याद आता है मुंबई के लिखते हैं। क्योंकि गांधी जी यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ पीछे करके, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि मेरी कोई भी नोट्स नहीं थी या डायरी नहीं थी, मेरी बुक है, जितना मुझे याद आता जाता है मैं लिखता जाता हूँ। सो मैं भी उसी तरीके बताता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में क्या मुंबई की बात है, जब आप दफ्तर खोल लेते हैं तो एक अंग्रेज आता है, गांधी जी को मीठी मीठी बातें बताता है। वो एजेंट रहता है भाई, LIC जैसे इस समय चलती हैं वैसे भी तो वहाँ भी थी। तो गांधी जी को मीठी मीठी बातें बताता है और गांधी जी को बीमा के लिए मना लेता है। गांधी जी उस टाइम 10,000 पाउंड का बीमा खुला लेते हैं, और जब भाई से इसके बारे में बताते हैं तो भाई गांधी जी को बड़े भाई खूब डांटते हैं कि यार तू अपने मरने का सौदा कराया। अब LIC वाले ऐसे तो करते हैं भाई कि आप जब मरेंगे तो आपके बच्चों को इतना मिलेगा, ऐसे ऐसे कई स्कीम बताते हैं। तो गांधी जी को भी बताया, गांधी जी के बड़े भाई ने डांटा। लेकिन जब गांधी जी को थोड़ा बुरा लगा कि यार बड़े भाई डांट रहे हैं, लेकिन गांधी जी को गलती का, जब दक्षिण अफ्रीका का इस बात का जब एहसास हुआ कि ये गलत है, तो गांधी जी को बहुत अफसोस होता है कि यार मैं फालतू में फंस गया, यार इतना बड़ा नेता था फंस। धीरे करके गांधी जी क्या कहते हैं, निरीक्षण या परीक्षण। अब गांधी जी जब इतना सब बीत चुका था, इतने बड़े नेता बन चुके थे, अब गांधी जी के अंदर परख आ चुकी थी कि लोगों को पहचानते कैसे। जैसे हम लोग धीरे धीरे करके जैसे पापा मम्मी होते हैं, आपको एक बात, जैसे पापा मम्मी होते हैं, अगर आप उदास रहते होंगे तो समझ जाएंगे यार इसको ये नहीं है तभी उदास है। उसी तरीके गांधी जी भी धीरे धीरे करके लोगों को पढ़ना सीख गए थे। अब लोगों को देख करके वो जान जाते थे कि ये चोर है, डाकू है, क्या है, नेता है, अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, सारे गुण गांधी जी देख करके ही पता लगा लेते थे। गांधी जी लिखते हैं। अब क्या होता है उसी समय निरामिषाहार, गांधी जी धीरे धीरे सादगी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो ईसाई भाई रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में, वो खूब मांस खाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं नहीं खाते, उनसे बनवाद करते हैं, पुण्य करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर एक होटल, एक गांधी जी के दोस्त रहते हैं, तो वहाँ अफ्रीका में एक होटल खोलना होता है तो ज़मीन लेते हैं, गांधी जी से पैसे लेते हैं। गांधी जी भाई 13,000 रुपया दे देते हैं। और जब होटल खुलता है तो क्या होता है, गांधी जी वो जो मालिक जो पैसे लेता है गांधी जी से वो निकल जाता है, लेकिन होटल जो खोलता है वो बढ़िया से चलता है। तो गांधी जी कहते हैं जाने अनजाने मुझसे
पुण्य हो गए। लेकिन दुख भी था कि 13,000 चले गए भाई। गांधी जी को इस बात का अच्छा लगता है, थोड़ा सा दुख भी होता है। दूसरा बताता हूँ, मिट्टी और पानी के प्रयोग गांधी जी पहले ही कर चुके थे, सादगी की ओर बढ़ते जाते हैं। बहुत सारी बुकें पढ़ते हैं कि मिट्टी पानी के प्रयोग के विषय में बताते भी हैं। इसका प्रयोग अपने बच्चे पत्नी के साथ कर चुके होते हैं, अपने साथ भी करते हैं गांधी जी का। गांधी जी जब अफ्रीका जोहान्सबर्ग में पहुंचते हैं तो उस समय इनकी तबीयत खराब हो जाती है, अपने साथ काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जब मिट्टी और पानी का प्रयोग करते हैं तो ये फिर से सही हो जाते हैं। और आगे देखते हैं हम, एक बार क्या होता है कि गांधी जी जब सिर में दर्द होता है तो वो सुबह का नाश्ता बंद कर देते हैं, सिर का दर्द सही हो जाता है। पेट में दिक्कत होती है, खाना कम कर देते हैं। मतलब गांधी जी अपने ऊपर खुद प्रयोग करते रहते हैं, खाने के प्रयोग, कहीं कुछ प्रयोग, कहीं कुछ प्रयोग। इसलिए नाम दिया अपनी पुस्तक का सत्य के प्रयोग। और सब चीज़ सुझाव देते हैं, प्रस्ताव करते हैं, सब चीज़ें बीमारियों से लड़ते रहते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि मैं जितना बीमार पड़ा, जो भी पड़ा, अफ्रीका में ही पड़ा या विदेश में पड़ा, लेकिन भारत आने के बाद शायद ही मैं कभी बीमार हुआ। ये गांधी जी की अच्छी खुराक व खाना का नतीजा था जो गांधी जी बीमार नहीं पड़े। अब करते हैं एक सावधानी। गांधी जी लिख तो दिए हैं ये पुस्तक में, तो गांधी जी लिखते हैं कि मैंने जितना भी लिख दिया सब चीज़ कर दिया, मैंने पढ़ा था और प्रयोग किए थे। कई बार मुझे हानि भी उठानी पड़ी इसकी वजह से, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि जो मेरे पाठक हैं उनको हानि ना उठानी पड़े, इसलिए सावधानियों का विशेष ध्यान दें। किसी चीज़ पर अंधा विश्वास ना करें और पढ़ के उसको अच्छे से समझें, फिर उस पर विश्वास करें। आगे हम देखते हैं बलवान से भिड़ंत जोहान्सबर्ग में क्या होता है। जितने चीनी होते हैं, जो चीन इस समय थोड़ा सा मुद्दा चल रहा है तो वो ना समझिए आप, वो पुराना मुद्दा है गांधी जी के समय में। उस समय 1.5 थे। तो चीनी जो होते हैं और भारतीय होते हैं जोहान्सबर्ग में, उनके अधिकारों का हनन होता है। गांधी जी के पास लगातार शिकायतें आती रहती हैं, क्योंकि नेता रहते हैं यही। जब शिकायतें आती रहती हैं तो क्या होता है, गांधी जी विरोध कर देते हैं भाई। कई गवाह इकट्ठा करते हैं और कोर्ट में प्रवेश करते हैं। वही प्रवेश जो गांधी जी को प्रवेश नहीं दिया जाता, वो कोर्ट में, उसी कोर्ट में गांधी जी को प्रवेश मिल गया। और गांधी जी ने ये स्वयं किया था, आंदोलन किया था सत्याग्रह का। और इस प्रकार गांधी जी को जब प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है तो गांधी जी ये क्या करते हैं कि याचिका दायर कर देते हैं अपनी, और जो चीनी और भारतीयों के अधिकारों का हनन हुआ करता है उनको फिर से अधिकार दिला देते हैं। और कोर्ट में प्रवेश का तो पहले ही मिल गया था, कारे गोरे का भेड़ मिला देते हैं। प्रायश्चित और पुण्य, गांधी जी कहते हैं कि भारत की बात है भाई, गांधी जी कभी काले गोरे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऊंचा नीचा, जाति भेद, रंग आदि किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे। सब चीज़ों का विरोध करते थे। अगर ईसाई कोई गलती करता है तो उसे डांटते थे, मुस्लिम गलती करता है उसे डांटते थे, हिंदू करता है तो उसे डांटते थे। जो गलत होता था गांधी जी उसे डांटते थे। कभी पक्षपात नहीं करते थे कि मेरा बच्चा है, मेरे धर्म का है, मेरी जात का है तो मैं पक्षपात करूं, जैसा कि आजकल कुछ लोग करते हैं। लेकिन गांधी जी एक बड़े नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, सुविचार वाले नेता थे, कभी ऐसी बातों की ओर गए ही नहीं। ब्रह्मचर्य में अच्छे से घुस गए, पालन किया, सब सादगी की ओर बढ़ते चले गए। गांधी जी लिखते हैं अंग्रेज़ों से गाढ़ परिचय यानी अच्छा मीठा संबंध। एक बार जब गांधी मुंबई में रहे होते हैं तो 2 अंग्रेज आते हैं गांधी जी से मिलने, वो रास्ता भटक जाते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, उनको अपने रूम पर लिवा जाते हैं, अपने घर पर उनकी अच्छी सेवा करते हैं, खूब बातचीत करते हैं, उनसे धार्मिक चर्चाएं, आर्थिक, राजनीतिक सब तरह की चर्चा करते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं। गांधी जी को आगे चल के उनसे मदद मिलती है। गांधी जी लिखते हैं, आगे हम देखेंगे अंग्रेज़ों से परिचय। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी फिर से जाते हैं और अपना जो खोल लिए ऑफिस, वहाँ पर क्या होता है, एक टाइपराइटर की ज़रूरत होती है। और जो भारतीय थे शायद वो इतने योग्य नहीं थे, गांधी जी लिखते हैं कि जितने वो योग्य हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास बचपन से ये सब चीज़ें होती थी तो वो योग्य होते थे। एक अंग्रेज़ लड़की थी जो काले गोरे का भेद नहीं करती थी और गांधी जी भी नहीं किया करते थे। वो बिना भेदभाव के गांधी जी के साथ टाइपिंग किया करती थी। धीरे से उसकी शादी हो जाती है और जितने भी अधिकारी रहते हैं उनकी भी हो जाती है। तो गांधी जी एक दूसरी लड़की रखते हैं, वो भी अंग्रेज रहती है, वो भी गांधी जी के साथ अच्छे व्यवहार करती है। गांधी जी ने कभी उसे एहसास नहीं होने दिया कि तुम गोरे हो या मैं काला हूँ। आज चीज़ों का विरोध या उसके मन में किसी तरीके का भेदभाव नहीं आने दिया। गांधी जी निकलते रहे। इंडियन ओपिनियन यूरोप करके आदि चीज़ों का था, परिचय हो जाता है, दिलासा दिलाते हैं, हल्का हुआ ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन एक अखबार था। उस समय जितने भी अधिकारी मतलब भारतीय थे उनके अधिकारों का हनन होता था, उनके साथ जितना भी गलत या कानून निकलता था, कुछ भारतीयों को तो पता ही नहीं होता था कि हमारे कितने अधिकार खत्म कर दिए गए हैं और कितने अभी बचे हैं। इसके लिए गांधी जी उनको उचित जानकारी देने के लिए एक पत्र निकालते हैं, जिसका अखबार जिसका इंडियन ओपिनियन नाम होता है। उद्देश्य रखते हैं कि सभी को भाई अच्छी जानकारी मिले।
अब लिखते हैं कुलीनपन या भंगी बस्ती। भारत में इन जातियों को, गांधी जी लिखते हैं कि भारत में इन जातियों को यानी भंगी या और नीचे तबके की जातियों को गांव से बाहर रखा जाता है। सब उनसे नफरत करते हैं। ये समझा जाता है कि उनका ये धार्मिक काम है, उनका वंशानुगत काम है, नाली साफ करना, मल साफ करना, जितना भी सफाई का, गंदगी गटर साफ करना, जितना भी काम है ये उनका ही काम है, हमारा कोई काम नहीं। हम नेता आदमी हैं, पंडित हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, आज की बातें। लेकिन गांधी जी कहते हैं इसी तरीके से अफ्रीका में भारतीयों को रखा जाता था, उन्हें ढेड़ा कहा जाता था, और उन्हें जहाँ गोरे रहते थे उनकी बस्तियों से बाहर रखा जाता था। उनकी बस्तियों में बड़ी गंदगी होती थी। कहते थे अंग्रेज जब हमारे घर आते ही नहीं तो हमसे क्या मतलब साफ सफाई से, हम गंदे रहेंगे, हमसे किसी से क्या मतलब है। जब इतना सब हो जाता है तो गांधी जी उनके घर जाते हैं, साफ़ सफाई भी काफ़ी आंदोलन चलाते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि जो भारतीय वहाँ रहते थे उनका एक काम होता था दारू पीना, नशा पत्ती करना, अंधविश्वास करना। जिस तरीके से उसी समय गांधी जी लिखते हैं जिस प्रकार भारत में था, उसी तरीके कहीं ना कहीं वैसा ही भेदभाव या वैसा ही जीवन यहाँ भी था। बस वहाँ काले गोरे का भेद था और जितने भारतीय होते थे लगभग काले ही होते थे। तो और अंग्रेज बहुत गोरे होते हैं, आज आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ सब चीज़ें। एक पुस्तक कहते हैं लोकेशन की महामारी। उसी समय एक महामारी आती है लोकेशन, जोहिनबर्ग होता है जो एक कंपनी होती है। एक गांधी जी कहते हैं शुक्र है भगवान का, या जो भी भगवान है उसका शुक्र है कि ये लोकेशन वो गंदी बस्ती नहीं थी, नहीं वहाँ कोई नहीं बचता। तो उस महामारी से पहले ही दिन 23 लोग मर जाते हैं। तो गांधी जी उन और बीमार जितने भी होते हैं, संक्रमित होते हैं, गांधी जी के एक साथी रहते हैं, वो जल्दी से लेकर के घर जैसे खाली पड़ा होता है तो उसको तोड़ के अस्पताल बना लेते हैं और दोनों सेवा के लिए गांधी जी फटाक से निकल जाते हैं अपने साथियों के साथ। एक नर्स आती है, वो भी खूब मदद करती है, गांधी जी खूब सेवा करते हैं, रात भर सेवा करते हैं। उस 23 वो भी रहते हैं जिनमें से 20 मर जाते हैं। गांधी जी को बहुत दुख होता है, लेकिन उस समय वैक्सीन नहीं आई होती है, सो 20 मर जाते हैं, लेकिन रात भर वो जिंदा रहते हैं। सुबह उनकी मृत्यु होती है। गांधी जी कहते हैं हम खूब सेवा किए, लेकिन जो नर्स थी उसको भी यही बीमारी हो जाती है, महामारी, वो भी मर जाती है। गांधी जी को इस बात का दुख होता है कि वो तो इतनी अच्छी थी, सेवा कर रही थी, वो क्यों चली गई। गांधी जी को बहुत दुख होता है, लेकिन अब जिसको जाना है वो तो चला जाता है। भाई हम कितना रोएं, क्या होता है। लोकेशन के लिए जितने भी अब गांधी जी लिखते हैं, लोकेशन यानी थोड़ी सी जितने भी वहाँ बीमार लोग होते हैं, अस्वस्थ लोग होते हैं, गांधी जी उन सब को इकट्ठा करके 30 मील दूर शहर से एक घर बनाते हैं, यानी एक ज़मीन खरीदते हैं और तंबू लगाते हैं, वहाँ पर सभी को रख लेते हैं। लेकिन जो म्युनिसिपालिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, वैसी वहाँ भी थी, उनसे कोई मतलब नहीं होता था। ऊपर से वो उनकी लोकेशन को जलाना चाहते थे, उनके एरिया में मरे हुए चूहे छोड़ देते थे ताकि यार ये कैसे करके मर जाएं तो काम खत्म हो जाए, हमारा देश इन कालों से आज़ाद हो जाए। उनकी ऐसी सोच थी, गांधी जी लिखते हैं। लेकिन गांधी जी उनको सबको शांत करके रखते हैं, अगर उनको न शांत करते तो वही विरोध कर देते, मार काट स्टार्ट हो जाती, काफ़ी मार धार हो जाती, और इस प्रकार धीरे धीरे करके जीवन बसता जाता है। गांधी जी और आगे लिखते हैं। अब गांधी जी लिखते हैं एक पुस्तक का चमत्कारी प्रभाव। गांधी जी उसी बीच एक पुस्तक पढ़ते हैं महामारी के प्रति और सादगी के ऊपर। गांधी जी उसका शुरू कर देते हैं अपनी सादगी से, और अहिंसा वहिंसा सब चीज़ें की बातें लिखी होती हैं, अच्छे से पढ़ते हैं उसको, अच्छा सा गांधी जी के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब गांधी जी लिखते हैं आगे, उसी के आगे उस पुस्तक का नाम मैं बता दूं, सॉरी भूल गया था। तो उस पुस्तक का नाम था ऑन टू द लास्ट, ऑन टू द लास्ट उस पुस्तक का नाम था, जिसने गांधी जी का जीवन ये कहो कि बदल दिया था। आगे हम देखेंगे फिनिक्स की स्थापना, कुछ प्रभाव होता है। सभी गांधी जी उसी समय एक ज़मीन खरीदते हैं और 30 मील दूर होती है शहर से, उसका नाम फिनिक्स देते हैं। वहाँ पर सारे लोगों को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, अच्छे से रखते हैं, उनके खाने पीने नहाने धोने का चीज़ों का ध्यान भी देते हैं और उनकी सेवा खूब करते हैं अपने साथियों के साथ मिल करके। पहली रात वहीं सब लोग रुकते हैं। पहली रात होती है, ये होता है अखबार छप जाए भाई, अच्छे से काम हो जाए। अखबार भी छपना रहता है, लेकिन क्या होता है सभी 11-12 बज जाते हैं, सब मिलकर खाना खाते हैं, लाचार रहते हैं। इंजन सॉरी थोड़ा सा रुकना, हाँ, तो अखबार छपना होता है। तो उसी बीच क्या होता है, मशीन जो होती है अखबार छापने वाली बिगड़ जाती है। गांधी जी को बड़ा दुख होता है, यार मशीन बिगड़ गई, अब काम कर। इंजीनियर बुलाते हैं, लेकिन इंजीनियर भी मशीन सही नहीं कर पाता। 2-3 दिन तक काम बड़ा गंभीर रूप से चलता है, यानी सब जितनी जानकारी जिसको देनी होती है पहुँच के पत्र लिख कर भेज देता है। 2-3 दिन बाद धीरे धीरे करके इंजन सही हो जाता है। अब जो जानकारी थी लोगों तक सुचारू रूप से पहुँचाई जाने लगी, और गांधी जी मतलब भूल जाते हैं, गांधी जी की तरह वो भी ज़िंदगी
जीने लग जाते हैं और गांधी जी के साथ वो ऑफिस में लग जाते हैं। जो गांधी जी का एक खोल के रखते हैं जैसे दफ्तर, तो उसका काम वो संभाल लेते हैं और काम हल्का गांधी जी का हो जाता है। अब हम देखेंगे जाको राके सैया मार सके ना कोई, जाको राके सैया मार सके ना कोई। 7 साल गांधी जी को अफ्रीका में बीत चुके थे। इसी बीच गांधी जी सोचते हैं मैं अपने बच्चों को अफ्रीका बुला लूँ, यहीं उनकी पढ़ाई लिखाई या चीज़ों का ध्यान दूँ। तो क्या होता है, उनका जो छोटा बच्चा होता है बड़ा बच्चा 15 साल का होता है, उसको जब बुलाते हैं तो भारत से अफ्रीका आने वाले जहाज़ के साथ जाता है। तो जो कैप्टन रहते हैं उनसे अच्छा व्यवहार बन जाता है। खेलते खेलते बच्चा किसी प्रकार जहाज़ की जो छत होती है, कई मंजिल के जहाज़ होते हैं भाई पानी वाले, तो ऊपर वाली छत से नीचे वाली छत पे गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो उसका एक हाथ टूट जाता है। ज़्यादा चोट नहीं आती है लेकिन एक हाथ टूट जाता है, बच जाता है। गांधी जी कहते हैं कितने लोग गिरते हैं और मर जाते हैं, कोई कई प्रकार के तूफान आ चीज़ों में फंस जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित बच गया। इसके बाद उसको ज़्यादा प्रॉब्लम, गांधी जी वही फिर से अपना देसी उपचार जो था पानी मिट्टी आदि चीज़ों से करते हैं और इलाज करवाते हैं, बच्चा सही हो जाता है। गांधी जी कहते हैं जिसको रखे सैया मार सके ना कोई, अर्थात जिसका बचाने वाला भगवान है उसको कोई दुनिया में नहीं मार सकता, उसको कोई आपत्ति नहीं होती है। धर्म घर में परिवर्तन और शिक्षा क्या होता है, जब गांधी जी अपने बच्चों को पत्नी को सबको बुला लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो क्या होता है कि अब बच्चों की जो शिक्षा थी, भाई बच्चे अनपढ़ तो नहीं रहेंगे, लेकिन गांधी जी कहते हैं घर में परिवर्तन किया। जैसे एक वकील का घर होना चाहिए, गांधी जी ने वैसे वकील को सजाया। घर में महंगे कपड़े, बाहर का खाना, सब चीज़ें इकट्ठा कर दी, कोट पैंट टाई बेल्ट, वेल एजुकेटेड घर को बना दिया। लेकिन क्या था, घर में नौकर भी रखे, लेकिन बच्चों की शिक्षा गांधी जी न करा पाए। गांधी जी इस बात का बड़ा दुख होता है कि मैं बच्चों को अपने स्कूल में ना पढ़ा सका। जब बच्चे कभी किसी दूसरे के द्वारा अपमानित कर दिए जाते हैं कि जाओ तुम अनपढ़ हो, ये वो काफ़ी बातें हो जाती हैं, तो गांधी जी को दुख होता है। लेकिन गांधी जी एक बात पर खुश थे कि मैंने अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं दिया। बड़े ही मेरे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन उनके अंदर आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है, मैंने उनको इतना अच्छा ज्ञान दिया है। आगे हम देखते हैं गांधी जी क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जब शिक्षा देते हैं तो उनके साथ सिर्फ गुजराती में बात करते हैं, ना इंग्लिश में, ना फारसी में, ना किसी अन्य भाषा में बात करते हैं, ताकि इन पर किसी दूसरी संस्कृत का प्रभाव न पड़ जाए। इसलिए गांधी जी अपने बच्चों को सिर्फ गुजराती में ही बात करते हैं और उनकी शिक्षा घर पर ही करते हैं। उनको आत्मिक, राजनीतिक सब प्रकार की शिक्षाएँ देते हैं। संस्कार ना भूल जाएं, ये जुलू विद्रोह, उसी समय जब शिक्षा काम चल रहा होता था, अफ्रीका में एक स्थान होता है जुलू, वहाँ पर क्या होता है, सैनिकों में विद्रोह हो जाता है, जनता वहाँ विद्रोह कर देती है। जब विद्रोह हो जाता है तो क्या होता है कि वहाँ घायल खूब सारे हो जाते हैं, तो गांधी जी अपनी टीम बनाते हैं और अपने साथियों के साथ उन घायलों की सेवा करने के लिए निकल जाते हैं। खूब सेवा करते हैं, कई मील सैनिकों को लेकर पैदल चलना होता है, खूब सेवा करते हैं। गांधी जी कहते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि अगर मैं सादा भोजन, उच्च विचार यानी जो ब्रह्मचर्य था, अगर वो न पालन करता तो शायद मैं इतना काम न कर पाता इतनी शांति से। क्योंकि भाई अब मान लो मैं ही हूँ यार, पैदल चलना है, किसी की सेवा करना है, उलझन होती है भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा उलझन होती है। गांधी जी कहते हैं कि आपको भी उलझन होगी भाई। तो गांधी जी कहते हैं अगर मैं ये सादा भोजन वाला काम ना करता, यानी अपना जो ब्रह्मचर्य है इसका पालन ना करता, शायद मैं इतनी सेवा ना कर पाता था। कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य मेरे लिए लाभदायक था, उनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। सबकी सेवा की, सभी से आप व्यवहार बन जाता है, जर्नल करना सबसे अच्छा व्यवहार बन जाता है, सबसे ख्याति प्राप्त करते हैं, अच्छा सा गांधी जी का सम्मान हो जाता है और बड़े नेता बन जाते हैं, सभी से पहचान हो जाती है। इसके बाद अब देखेंगे हृदय मंथन, विरोध होता है, सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी के मन में आता है यार अब ब्रह्मचर्य ही जीवन रहेगा, आगे ब्रह्मचर्य बना रहेगा। गांधी जी अब बैठकर सोचते हैं क्या गलतियां की, क्या प्रॉब्लम्स थी मेरे जीवन में, मैंने क्या क्या कमियां की, उन सब के बारे में अपने दिल से मंथन करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, आप अगर मंथन करें तो आपकी गलती का आपको ज़रूर एहसास हो जाएगा। उसी प्रकार गांधी जी भी हृदय मंथन करते हैं और उनकी गलतियों को उन्हें पता चलता है और उन्हें गांधी जी उन्हें सुधारते हैं। और जो ब्रह्मचर्य था उसे गांधी जी पूर्ण रूप से, उचित रूप से 1906 में पूर्ण रूप से सफल कर लेते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं और इसके बाद वो कभी इस तरफ नहीं मुड़ते। यानी भौतिक जीवन, यानी कि रंग रलिया जो होता है, मतलब एकदम चटक मटक का जीवन, यानी मनमौज जीवन
जो आजकल हम लोग जी रहे हैं भाई, वैसा जीवन तो बड़ा मुश्किल होता है, जीना नहीं जी सकते शायद आजकल, बट जी सकते हैं अगर कोशिश करें। गांधी जी थे, उन्होंने किया, वो बताते हैं कि आप भी करें, लेकिन हम लोग नहीं जी सकते। गांधी जी ने उस सादे जीवन को उस समय जिया और वो अपने हृदय में मंथन किया, अपने जीवन को बदले। आगे हम देखते हैं सत्याग्रह की जो उत्पत्ति, हम देखते हैं सत्याग्रह, 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 हर जगह नाम सुनते हैं सत्याग्रह। भाई सत्याग्रह है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो सत्याग्रह जो है अंग्रेजी भाषा के पैसिव रेजिस्टेंस किस शब्द से उत्पत्ति हुई। इसको पहले सदाग्रह के नाम से पुकारा गया, बाद में इसे सुधार किया गांधी जी ने और इसका नाम सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह क्या था? एक प्रकार का कमजोरों का हथियार था। यानी अगर आपकी बात कोई नहीं मानता, जैसे विश्वविद्यालयों में होता है, अगर मास्टर पढ़ाने नहीं आते या बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते या कोई कमी होती है, पानी को लेकर के पेड़ों नहीं लगाए जाते, कुछ भी कमी होती है तो बच्चे आंदोलन करते हैं, एक प्रकार का वो सत्याग्रह यानी सत्य के लिए लड़ाई। सो गांधी जी भी ऐसा ही करते हैं। वो कहते हैं कमजोरों का हथियार था। जब गोरे अश्वेत या काले कमजोरों को बहुत ज़्यादा सताते थे तो वो सत्याग्रह किया करते थे, आंदोलन भीड़ की भीड़ लेकर के, और पूरा मुद्दा सुलझा लिया करते थे अपने दम पर। इसलिए गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह एक प्रकार का कमजोरों का हथियार था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह गांधी जी ने भी किया, सत्याग्रह गांधी जी ने किया और बहुत सारे बदलाव किए। आगे हम देखेंगे गांधी जी के जीवन के बारे में। आहार के प्रयोग, आहार यानी खाना के प्रयोग। सत्याग्रह के टाइम गांधी जी को किसी प्रकार के मतलब रसीले स्वादिष्ट भोजन से कोई मतलब नहीं था। सादा जीवन, सादा भोजन, किसी से लड़ना झगड़ना कोई नहीं था। किसी प्रकार का आंदोलन भी गांधी जी करते थे तो बड़ा शांति से करते थे, सत्य के लिए करते थे। कभी झूठों के लिए गांधी जी ने आंदोलन या केस तक तो लिया नहीं, झूठ बात बोली नहीं है, आंदोलन क्या करेंगे। गांधी जी कभी झूठों के लिए नहीं लड़े। गांधी जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन पर, इच्छाओं पर काबू, यही जो ब्रह्मचर्य था इसके जरिए ही अपने जीवन पर काबू पाया। मतलब अगर गांधी जी कहते हैं कि शायद अगर मैं ये ब्रह्मचर्य की ओर ना जाता तो अपने जीवन पर काबू ना पा सकता था। लेकिन अब सत्याग्रह घर में क्या होता है, नहीं सॉरी, पत्नी की दृढ़ता। जो गांधी जी की पत्नी होती हैं कस्तूरबा बाई गांधी, मैं आपको उनके बारे में बता चुका हूँ पहले। सो वो 3 बार बड़ी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो चुकी होती है, लेकिन तीनों बार घर के उपचार से बच जाती हैं। इस बार फिर से वो बीमार होती हैं, रक्तस्राव यानी खून बहने की बीमारी हो जाती है। तो क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं इनके अंदर खून की बहुत कमी हो गई है। अगर आप इन्हें बचाना चाहते हैं तो इन्हें मांस खिलाएं, दूध पिलाएं, अंडा दें, मतलब जितने भी प्रोटीन हो सके इन्हें दें। तो गांधी जी कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी का धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। तो डॉक्टर कहते हैं कि अरे यार, तुम अपनी पत्नी की जान स्वयं लेना चाहते हो, अगर ऐसा नहीं करते। डॉक्टर से थोड़ी नोक झोंक हो जाती है। गांधी जी अपनी पत्नी को अस्पताल से उठा करके घर ले आते हैं। बड़ी मुश्किल होती है लाने में भाई, पत्नी बीमार होती है, उसको टांग करके कैसे भी रस्सी से बांध दीजिए, पता नहीं कैसे ऐसे बांध करके उसमें झूले टाइप का बना लेते हैं, जैसे छोटे बच्चों को झूला बना दिया जाता है वैसे बना करके उठा के ले आते हैं अपने रूम पर। और पत्नी से पूछते हैं क्या तुम मांस खाओगी? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सही नहीं होगी अगर मांस नहीं खाओ। तो कस्तूरबा बाई गांधी उत्तर देती हैं कि अगर मुझे मांस खिला दिया आपने धोखे से तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, जितना मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जीते जी मर जाऊंगी। सो गांधी जी को बड़ा अफसोस होता है, लेकिन खुश भी होते हैं कि यार मेरी पत्नी भी मेरे जैसी दृढ़ है। और गांधी जी उसका घर में उपचार करते हैं, घर में इलाज करते हैं। पत्नी धीरे धीरे करके सही हो जाती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लग जाता है, शरीर ग्रोथ करने लग जाता है और उनकी पत्नी सही हो जाती है गांधी जी के। अब घर में सत्याग्रह 1908 में गांधी जी को पहली बार जेल मिलता है, जेल जाना पड़ता है किसी कारणवश। जेल जाने का ये मतलब था कि अगर आप जेल जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से आंदोलन करता है। यानी जैसे कि पुराने राजा महाराजा में होता था, अगर युद्ध में मर गए तो बलिदान नहीं और जीत गए तो जय मिलेगी, उसी प्रकार था। अगर आप एक बार जेल नहीं जाते तो आप सच्चे सत्याग्रही या सच्चे देशभक्त नहीं है। गांधी जी को इसका स्वाद मिल चुका था। जो जेल था वहाँ पर क्या होता था, सादा भोजन मिलता था, ज़्यादा खाने पीने के लिए दाल नमक सब्जी या चीज़ें नहीं मिलती थी, सिर्फ उबला हुआ चावल और 2-3 चीज़ें मिल जाती थी। गांधी जी की 6 महीने रहे थे, गांधी जी की आदत पड़ जाती। अब यहाँ पर थोड़ी सी गांधी जी अपने पत्नी धीरे धीरे सही हो रही होती है, तो गांधी जी स्वयं इलाज कर रहे होते हैं, डॉक्टर स्वयं होते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको दाल और जितनी नमक वाली चीज़ें हैं, यानी सब्जी अब्जी चटक मटक की चीज़ें हैं, उनको छोड़ना होगा, उत्तेजित करने वाली।
पत्नी गुस्सा हो जाती है कि यार हैं मैं क्यों छोड़ दूँ, मैं ऐसे थोड़ी नहीं होता कि कोई सादा जीवन जब खुद के ऊपर आए तब पता चलेगा नहीं। गांधी जी चलो मेरी बात आई, मैं भी छोड़ देता हूँ। गांधी जी अपना जो खाना पीना रहता है, यानी जो गांधी जी उस समय सब्जी वब्जी थोड़ा बड़ा चलता रहता है, तो कहते हैं चलो मैं भी तुम्हारे साथ छोड़ देता हूँ, अब ठीक है। पत्नी निराश हो जाती है, यार मेरी चक्कर में ये भी छोड़ दिए यार। लेकिन गांधी जी को मनाती हैं, खूब रोते हैं, लेकिन गांधी जी नहीं मानते। कहते हैं ना, एक बार डिसाइड कर लिया, एक बार निश्चित कर लिया, एक बार निश्चय कर लिया, एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया तो कोई मुझे टाल नहीं सकता। और गांधी जी फिर कहते हैं कि ये जो काम था मेरे जीवन के अंतिम दिनों तक चलता रहा, जो पत्नी थी वो भी सही हो जाती है धीरे धीरे करके। गांधी जी इस प्रकार लिखते हैं संयम की ओर। सब खैर होता है, पत्नी सही हो जाती है। जब इसके बाद गांधी जी थोड़ा सा क्या करते हैं कि दूध, भाई गांधी जी के जीवन में आता है कि भाई दूध नहीं खाएंगे हम, तो गांधी जी गाय का दूध बंद करते हैं तो उन्हें लगता है कि भैंस के साथ हम अपमान हो रहा है। गांधी जी जब गाय का दूध बंद कर देते हैं तो उन्हें लगता है भैंस के साथ अपमान हो रहा है। भैंस का दूध बंद कर देते हैं, अंडा बंद कर देते हैं, लेकिन बकरी का दूध स्टार्ट करेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा क्यों स्टार्ट करते हैं बकरी का दूध। आपने सुना होगा बकरी का दूध गांधी जी पीते थे, लेकिन क्यों पीते थे ये कारण है आगे मैं आपको बताता हूँ। संयमी व्यक्ति बन जाते हैं, बड़ा सब चीज़ों के बारे में मैनेज करना, संयम रखना यानी सीख जाते हैं कि भाई इसके साथ अपमान हो रहा है, मान लो आप जैसे हों या मैं हूँ, यार चलो ठीक है, अगर मुझे ये नहीं मिलता तो ना सही हम यानी धीरज रखना सीख जाते हैं। उपवास, खाना, दूध, तेल, ये जब जितनी चीज़ें थी, जितनी उत्तेजित करने वाली चीज़ें थी, गांधी जी सब छोड़ चुके होते हैं, धीरे धीरे करके उपवास की ओर बढ़ते हैं, फलाहार किया करते हैं, यानी फलों को भोजन करते हैं, उपवास की ओर भी जाते हैं। पानी यानी नहीं पीते उस दिन जिस दिन उपवास रहते हैं, और 8-7 उपवास धीरे धीरे करके उपवास की भी आदत डालते हैं। लेकिन इससे गांधी जी कहते हैं कि अगर आप मन में उपवास नहीं करते, मन की सफाई नहीं करते, जैसे कहते हैं कि गंगा नहाने से क्या फ़ायदा जब मन का मैल नहीं धोया, इसी प्रकार गांधी जी कहते हैं कि उपवास रखने से कोई फ़ायदा नहीं अगर आप मन से उपवास नहीं रहते, यानी गंदे विचार आदि चीज़ें जितने भी आपके अंदर कमियां उनको अगर आप दूर नहीं करते तो आपके उपवास रहने का कोई मतलब नहीं होता। अब इसके बाद शिक्षक के रूप में गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में आश्रम खोलते हैं, वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, टालस्टॉय आश्रम का नाम होता है, टालस्टॉय, तो वहाँ के जो बच्चे रहते हैं तो उनकी शिक्षा के लिए भी होता है। क्या करते हैं गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका में जितने भी बेरोजगार लड़के होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अश्वेत, दक्षिण अफ्रीकी लड़की, लड़का, गोरा, काला, जितने भी होते हैं सबको इकट्ठा करके अपने आश्रम में खोलते हैं, टालस्टॉय, उसमें स्थित कर देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ों का ध्यान देते हैं, खाना पीना। लेकिन उन बच्चों के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, टीचरों के लिए पैसे बहुत लगते हैं, और गांधी जी के पास ज़्यादा पैसे तो होते नहीं हैं। जब ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं तो क्या होता है कि गांधी जी स्वयं और 2-3 व्यक्तियों को साथ में लेकर के टीचरगिरी का काम करते हैं। गांधी जी कहते हैं उन बच्चों को मैंने खूब पढ़ाया, खूब अच्छी शिक्षाएं दी, जितनी गांधी जी को जितना ज्ञान था, जिन जिन भाषाओं का था, अरबी, फारसी, उर्दू, तमिल आती थी, गुजराती आती थी, हिंदी, इंग्लिश, सारी भाषाओं का गांधी जी ने कहते हैं मैंने अच्छा सा ज्ञान देने का बच्चों को पूरा प्रयास किया। जितना आता था मुझे मैं लिख कर समझाता था, जो नहीं आता था उसे पढ़ कर समझाता था, पूरी कोशिश की। अब ये सब तो ज्ञान गांधी जी देते रहते हैं। अब आत्मिक ज्ञान जरूरी होता है। मान लीजिए हम किताबी कीड़े हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो बेकार है। गांधी जी यही सोचते हैं। तो गांधी जी भी उन बच्चे जो होते हैं गांधी जी आश्रम वाले, उनको भी अब जो ज्ञान देना होता है कि आत्मिक ज्ञान होता है, तो गांधी जी उनको धार्मिक ज्ञान देते हैं, यानी भगवान क्या होता है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, हिंसा क्या होता है, आदि विषय की जानकारी बच्चों को देते हैं। तो क्या करते हैं, उसी समय एक गांधी जी को बड़ा अफसोस होता है, आश्रम में एक बच्चा रहता है, बड़ा ही शैतान रहता है, सभी आश्रम के बच्चों को खूब परेशान करता है, गांधी जी को भी परेशान करता है। तो गांधी जी क्या करते हैं, उसको पीट देते हैं। जब पीट देते हैं तो गांधी जी वो रोने लग जाता है। गांधी जी को बड़ा अफसोस होता है कि यार बेकार है मैंने पीट दिया यार, लेकिन वो बच्चा भी शांत नहीं हो रहा था, सो गांधी जी को मजबूरन उस बच्चे को पीटना पड़ता है। आगे हम देखते हैं उनके जीवन को, भले बुरे का मिश्रण। अब गांधी जी के साथ एक व्यक्ति, टालस्टॉय जो आश्रम रहता है वहीं पे गांधी जी के साथ एक रहते हैं केनल बैंक व्यक्ति जिनका नाम होता है, वो भी गांधी जी के साथ सादगी में गांधी जी का बहुत साथ देते हैं। तो जो गांधी जी के आश्रम में होते हैं तो वो कहते हैं कि जो बुरे बच्चे हैं उनको अलग रखिए आप, जो अच्छे बच्चे हैं उनको अलग रखिए, क्योंकि अच्छे बच्चों के साथ बुरे बच्चों के साथ अच्छे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो गांधी जी
को बुरा लगता है। गांधी जी कहते हैं कि जो अच्छे होते हैं उनमें कुछ कमियां होती हैं, जो बुरे होते हैं उनमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से सीखेंगे, कोई बुरा कोई अच्छा नहीं होता है। तो जो केनल बैंक होते हैं गांधी जी के साथी, आश्रम जो संभालते हैं गांधी जी के साथ, उनको अफसोस होता है और अपना सर में से नीचे कर लेते हैं, गांधी जी की बात सुनते हैं और अपना सर झुका लेते हैं कि यार मैंने गलत बोल दिया क्या। और इस प्रकार जब सर झुका लेते हैं तो गांधी जी को उनको लगता है कि यार मैंने बुरा कह दिया, और धीरे से हम आगे देखते हैं, शांत हो जाते हैं केनल बैंक। गांधी जी इतने ज़्यादा अब नेता बन चुके होते हैं, आप देखते हैं किसी से बात करने में जो डरते थे आज किसी को डांट सकते थे, पीट सकते थे। आगे हम देखेंगे प्रायश्चित और उपवास। गांधी जी के आश्रम के जो बच्चे थे बड़े ही नालायक थे। इतना सब कहने के बाद गांधी जी उनका हमेशा सपोर्ट किया करते थे, कोई बुरा कहता तो गांधी जी उन्हें भला बताते थे। इसके बावजूद आश्रम के जो बच्चे थे बड़े ही नालायक थे, गांधी जी खूब परेशान किया करते थे। तो गांधी जी क्या करते थे, उपवास रख लिए कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं उपवास कर लूँगा, खाना नहीं खाऊँगा, खाना त्याग दूँगा। तो बच्चे सब परेशान होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम सही से रहेंगे। जैसे मान लो एक उदाहरण लो, एग्जाम्पल, जैसे आप कभी शैतानी करते हो, बहुत परेशान करते हो, या मम्मी को कुछ गलत बोल देते हो, या पापा मम्मी आपको एक कंटाब या तमाचा कुछ न मारे, एक बात भी न बोले, बस बैठ के साइड में रोने लग जाए, खाना छोड़ दे, तो आपको अफसोस होगा यार मेरी वजह से मम्मा ने खाना छोड़ दिया। वैसे ही गांधी जी जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, सारे बच्चे, सारा आश्रम गांधी जी की ओर लग जाता है और सब सुधर जाता है। गांधी जी कहते हैं लेकिन गांधी जी की तबीयत खराब हो जाती, पानी पीने तक की इच्छा नहीं होती, शरीर दुबला हो जाता है, आवाज़ दुबली, पसलियाँ दिखने लग जाती हैं। गांधी जी बहुत दुबले, चल नहीं पाते, खटिया पर लेट जाते हैं। धीरे धीरे करके गांधी जी की कमजोरी बढ़ने लगती है। अब गोखले से मिलना, उसी समय गांधी जी क्या होता है कि अफ्रीका सत्याग्रह जब समाप्त हो जाता है 1914 में, जो अफ्रीका में सत्याग्रह करते हैं वहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, वो अब समाप्त हो चुका होता है 1914 में। उसी समय इंग्लैंड होते हुए गांधी जी को भारत जाना था, वहाँ गोखले से मिलना था, पेरिस में गोखले होते हैं उनसे मिलना होता है। लेकिन उसी बीच गांधी जी अपने परिवार को केनल बैंक के साथ भारत भेज देते हैं, परिवार सुरक्षित पहुंच जाता है। लेकिन गांधी जी यहाँ से होते हुए जब भारत जा रहे होते हैं, उसी बीच क्या होता है, महायुद्ध यानी विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो स्टार्ट हो जाता है। उसकी आगाही हो जाती है कि अब युद्ध 4 अगस्त को होता है, लेकिन गांधी जी 6 दिन लेट पहुंचते हैं। जो गोखले होते हैं पेरिस में फंसे रहते हैं, गांधी जी इंग्लैंड में फंस जाते, लंदन में फंस जाते हैं। दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि संपर्क जो होता है बीच का टूट जाता है। धीरे धीरे करके गांधी अपने घर चले आते हैं, पेरिस से वो भी लौट जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती गोखले से। लड़ाई में हिस्सा, वहाँ पर जो होता है आतंक चल रहा होता है, इतना ज़्यादा महामारी, गुंडैती यानी क्या कहते हैं, महायुद्ध चल रहा होता है। तो जो इंग्लैंड वगैरह अन्य देशों की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, परिवार लड़ाई में कूद पड़ते हैं। तो गांधी जी का भी अच्छा व्यवहार वहाँ बन जाता है, क्योंकि गांधी जी थे इतने अच्छे व्यक्ति की सबसे व्यवहार बना लिया करते थे, तो सबके साथ मिल जाते हैं। और वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, जो घायल होते हैं, उनके लिए मलहम पट्टी का काम करती हैं, और व्यक्ति और बच्चे लड़ाई में कूद पड़ते हैं। गांधी जी भी उसमें कूद पड़ते हैं। अब धर्म समस्या क्या होती है गांधी जी से, अब जब गांधी जी युद्ध में, जब गांधी जी भी साथ देते हैं इंग्लैंड वालों का, जहां जाते हैं तो अफ्रीका से गांधी जी के लिए एक पत्र आता है कि जब आपके साथ दक्षिण अफ्रीका में इतना अन्याय हुआ था, यहाँ के लोगों को मारा जा रहा था, तब आपने हिंसा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज आप वहाँ हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। गांधी जी को ये बुरा लगता है कि यार सही बात है, मैंने गलत किया। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यहाँ जान पर आ गई थी, मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। गांधी जी उन्हें समझाते हैं, लेकिन एक धर्म संकट की बात तो थी ही। तो गांधी जी इससे धीरे धीरे करके समझाते हैं लोगों को समझ में आता है कि परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को चेंज होना पड़ता है, नहीं व्यक्ति को परिस्थितियाँ चेंज कर देंगी। गांधी जी भी बदल जाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, सब चीज़ होता है। अब छोटा सा सत्याग्रह करना पड़ता है। क्या होता है, उसी समय युद्ध के समय खूब सारे सैनिक घायल हो जाते हैं, तो गांधी जी उनकी सेवा करने के लिए अपनी टीम बनाते हैं और उसके खुद अध्यक्ष होते हैं, यानी नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं। लेकिन जो नए नए बच्चे भर्ती होते हैं टीम में, वो गांधी जी कहते हैं इधर चलो उधर चलो। गांधी जी आंदोलन कर देते हैं कि यार तुम मुझे ऑर्डर नहीं दोगे, मैं अपना खुद मालिक हूँ, मेरे जो साथी आए हैं मैं उनका मालिक हूँ, वो तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं यहाँ। इतनी बात होती है और गांधी जी थोड़ा सा आंदोलन कर देते हैं, यानी बैठ जाते हैं एक जगह कि मुझे कुछ नहीं मंजूर तुम्हारी बातें। सो जब इतना सब हो जाता है तो वो बच्चे जो होते हैं, जितने लोग होते हैं, सब एक साइड में हो जाते हैं और गांधी जी को अधिकार मिल जाता है, वो अपने अधिकारी स्वयं बन जाते हैं, मजबूत कर लेते हैं अपनी टीम। गांधी जी खूब अपनी टीम को मजबूत कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं गोखले की उदारता। गांधी जी जब इतने बीमार हो जाते हैं, पसलियों में सूजन आ जाती है, गांधी जी खटिया पर पड़े रहते हैं, तो उसी समय गोखले से मुलाकात हो जाती है। तो गोखले उनको डांटते हैं कि यार तुम खाना क्यों नहीं खाती है सब,
मर जाओगे ऐसा करोगे। काफ़ी डांटते हैं, कहते हैं आपको दूध पीना पड़ेगा। गांधी जी कहते हैं नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, भैंस दूध कराई। लेकिन तो गोखले कहते हैं कि बकरी का दूध पियो। यही घटना है, जब गांधी जी बकरी का दूध स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ से बकरी का दूध स्टार्ट कर देते हैं और अंडा मीट मटन नहीं खाते हैं। और धीरे धीरे करके जो ये सादे भोजन की ओर यानी हरी सब्जी की ओर गांधी जी मुड़ जाते हैं और एक बुक पढ़ते हैं इसके विषय में, जिसमें ये लिखा होता है कि केवल आदमी मांस मदिरा या अन्य तड़कती भड़कती चीज़ खाने से बाहुबली नहीं बनता है, वो सादे भोजन से भी बाहुबली बन सकता है। बस बात यह है कि आप उनका उचित रूप से सही रूप से प्रयोग करें, क्रियान्वित तरीके से यानी क्रमबद्ध तरीके से उनका प्रयोग करें। आप के अंदर खूब बदलाव आ गया। केनल बैंक होते हैं, गांधी जी के साथ भारत आना चाहते हैं। उसी समय गांधी जी की तबीयत खराब हो चुकी होती है काफ़ी, तो सब लोग जो होते हैं वो कहते हैं गांधी जी से कि आप भारत चले जाइए, लेकिन गांधी जी को ये मंजूर नहीं होता, वो भारत जाने के लिए राजी नहीं होते हैं। सब लोग जब गोखले उन्हें समझाते हैं कि जाओ भारत, यहाँ ठंड बहुत है, आप बीमार पड़ जाओगे, गोखले भी वहाँ से भारत निकल जाते हैं और गांधी जी भी वहाँ से भारत के लिए रवाना होते हैं। जो केनल बैंक होते हैं वो गांधी जी के साथ भारत आना चाहते हैं, लेकिन उनकी टिकट बुक नहीं होती, सो वो भारत नहीं आ पाते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं। गांधी जी खूब पट्टी अट्टी बांध कर भेजा जाता है जहाज़ में, लेकिन गांधी जी को बड़ी उलझन होती है। मान लो हमारे यहाँ पर पट्टी बंधी हो या कुछ भी हो, बहुत उलझन होती है, तो उसको गांधी जी खोल कर नहाते हैं, लेकिन काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। धीरे धीरे करके खाना आना सब चीज़ों की अच्छी व्यवस्था गांधी जी की अलग से करा दी जाती है। गांधी जी इतने बड़े नेता बन चुके होते हैं कि जहाज़ में गांधी जी के लिए अलग से व्यवस्था, रहने खाने सोने आज चीज़ों की व्यवस्था अलग से करा दी जाती है। गांधी जी का खाव धीरे धीरे भरने लग जाते हैं, गांधी जी का स्वास्थ्य सुधरने चलने लग जाता है। अब गांधी जी कहते हैं जब भारत में पहुंचता हूं, वही फिर से मुंबई में वही गांधी जी का पुराना काम शुरू हो जाता है, वकालत का। तो कुछ लोग गांधी जी से कहते हैं कि जो तुम धंधा कर रहे हो ये झूठों का धंधा है, यानी वकील को झूठों का धंधा कहा जाता है कि झूठ का व्यापार है। गांधी जी को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन कहते हैं कि मैं सिर्फ सत्य वाला, जितना भी सत्य बोलेंगे मैं सिर्फ उनका ही केस लूँगा, अन्यथा मैं केस नहीं लूँगा। गांधी जी कहते हैं मैं केस अपना पूरा पारदर्शी रखता था, कभी झूठा केस नहीं लेता था और कितने भी केस जीतते भी थे। लेकिन गांधी जी के पास केस कम आया करते थे, क्योंकि गांधी जी अपने हठी व्यक्ति थे थोड़ा सा और सत्य की ओर रहते थे, लेकिन ये जो झूठे होते थे वो गांधी जी के पास नहीं आते थे। गांधी जी को इसका कोई दुख नहीं था, बोले मैं सत्यवादी हूँ, सत्य के प्रति चलूँगा, सत्य अपने जीवन के प्रति सम्मानित रहूँगा, अपने जीवन को कभी मैं झूठों के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। और गांधी जी इसी प्रकार चलता रहता है। अब दूसरा आता है चालाकी। गांधी जी को एक मुकदमा मिल जाता है, गांधी जी मुकदमे को लेकर के अपनी याचिका कोर्ट में जब दायर करते हैं मुंबई में, तो गांधी जी थोड़ा सा मतलब वही थोड़ा सा डर होता है। इस बार डर दूर हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा तो गांधी जी थोड़ा सा अड़बड़ा जाते हैं, यानी शब्द उनके फंस जाते हैं। तो जो जज रहता है कहता है कि बड़ी चालाकी कर रहे हो, इधर उधर शब्द बोल रहे हो सीधे। गांधी जी यार गुस्सा आ जाते हैं कि यार मैं आज तक झूठों का तो केस लेता नहीं, ये मुझको कहता है कि तू चालाकी कर रहा है। गांधी जी का मूड ऑफ, गांधी जी जज से बिगड़ जाते हैं, तो सब शांत करा देते हैं गांधी जी को। गांधी जी शांत होते हैं, वो केस जीत जाते हैं। बाद में जज जो होते हैं गांधी जी से मिलते हैं, उनको जज को बड़ा अफसोस होता है कि मैंने आपका अपमान किया, और जो जज से गांधी जी मुलाकात करते हैं, बातचीत, जज उनसे क्षमा मांगता है। गांधी जी केस जीत जाते हैं। जो मुकव्विल होते हैं यानी जो गुनहगार होते हैं जिनका केस आता है, वो गांधी जी उनको दोस्त बना लेते। जो गरीब होते हैं गांधी जी उनका फ्री में ही कर देते हैं और सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे उदारता से व्यवहार करते हैं। तो जो होते हैं वो गांधी जी के दोस्त बन जाते हैं, गांधी जी उनको अच्छा दोस्त बना लेते हैं, उनसे अच्छी पहचान कर लेते हैं। जो पारदर्शी गांधी जी मुकदमा रखते हैं, अच्छे दोस्त, इसलिए गांधी जी के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एक मुकव्विल जेल से कैसे बचा? एक व्यक्ति थे फारसी रुस्तम, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, रुस्तम जी जिनको गांधी जी यही जो इंडियन कांग्रेस थी उसकी कमान संभाल करके भारत आए थे अफ्रीका से पहली बार, तब आपको इनका नाम बताया था मैंने, आप याद रखें। सो ये क्या होते हैं, वही काम किया करते हैं उसी चीज़ का मतलब व्यापार दक्षिण अफ्रीका से भारत के बीच। तो इनका ये गांधी जी के पास रोते हुए आते हैं, मतलब उदास करके, गांधी जी से आधी बात बताते हैं, आधी नहीं बताते और निकल जाते हैं। गांधी जी को बड़ा अफसोस होता है, यार इन्होंने मुझे बात नहीं बताई पूरी। तो गांधी जी मुकदमा सही समझ नहीं पाते, पहली बार जाते हैं तो मुकदमा थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। दोबारा आते हैं वो गांधी जी के पास और पूरी बात बताते हैं कि सर मैं जेल नहीं जाना चाहता था, मैंने ये किया, ये चोरी की, ये किया। तो गांधी जी को बड़ा खुश होते हैं, गांधी जी की यार सच्चा मुकदमा था, चलो अब सही है। और गांधी जी जब उसका मुकदमा सुनते हैं तो जज के पास जाते हैं और जज से बातचीत करते हैं। जब बातचीत करते हैं तो जज गांधी जी की बात समझता है और जो मुकदमा रहता है गांधी जी जीत जाते हैं। जो मुकव्विल रहता है, जो यानी गांधी जी का
जो गांधी जी के पास जो केस लेकर आता है, गांधी जी वो मुकदमा उसको जिता देते हैं, जेल जाने से बचा लेते हैं। गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी कि इतना बड़ा मुकदमा, अब गांधी जी जज के सामने से किसी के सामने जाने से डरते नहीं थे। गांधी जी का ये डर दूर हो चुका था अब गांधी जी का। आगे हम जीवन और देखेंगे। चौथा भाग गांधी जी के जो था बुक का चौथा भाग समाप्त हो चुका है। नमस्कार।